बिहेवियर, आपका बिहेवियर, मेरा बिहेवियर, आपके दोस्तों का बिहेवियर, घर वालों का आपके प्रति बिहेवियर और आपका किसी और के प्रति बिहेवियर, आपके रिलेटिव्स का किस तरीके का बिहेवियर होता है। बिहेवियर हर तरफ है। अगर हम नोट करने जाएं और कोशिश करें उसको समझने की तो हर तरफ बिहेवियर 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 है। बट इन बिहेवियर का बेसिस क्या है? क्यों हर किसी का बिहेवियर अलग होता है? हमने पिछले कुछ वीडियोस में बहुत सारी इस तरीके की बातें की है, बट क्यों हर किसी का बिहेवियर सर्टेन सिचुएशंस पे सर्टेन टाइम पे चेंज हो जाता है? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, सो स्टे ट्यून्ड. So adults, if you are new to this channel, in this channel I make class 11th and 12th psychology more interesting. If you want to finish your syllabus with me, you can subscribe to this channel and press like अगर आपको पसंद आता है. So इसे स्टार्ट करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन से. So हम सबको पता है कि डार्विन की एक इवोल्यूशनरी थ्योरी आई थी और उसमें उन्होंने ये बताया था कि आज जो ह्यूमन बीइंग है वो इवॉल्व हुए हैं, वो हमेशा से ऐसे नहीं थे, इस तरीके से थे. सो इवोल्यूशन जो होता है वो एकदम से नहीं होता, ठीक है, वो धीरे 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 होता है. हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में आपको समझ में आएगा कि अच्छा कुछ इवॉल्व हो गया है, कुछ नया चेंज हो गया है. सो इवोल्यूशन धीरे धीरे ही होता है, पर हर स्पीसीज का दो बेसिक फैक्टर होते हैं जिस पे वो काम करती है. वन इज सर्वाइवल एंड अनदर इज रिप्रोडक्शन. सो खुद को सर्वाइव कराना पहला और रिप्रोडक्शन करना, बच्चे पैदा करना सेकंड होता है. और ये जो इवोल्यूशन होता है इट इज बेसिकली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो जो फिट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा. सो अगर आप अफ्रीका में चले जाओ, वहां पर लोग उस पर्टिकुलर टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, वेयरएज रशिया अगर चले जाओ जहां बहुत ठंड पड़ती है, सो वहां पर लोग उस ठंड में भी सर्वाइव कर रहे हैं. अभी इन्हीं दोनों को अगर उनकी जगह से चेंज कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, तो शायद ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बिकॉज उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में उनकी बॉडी ने उस चीज को ग्रैस्प कर लिया है. सो अब अगर मैं आपको इवोल्यूशन समझाऊं तो 2019 में क्या हुआ, कोरोना वायरस आया. नाउ बिकॉज ये एकदम ही नया था ह्यूमन बॉडी के लिए, किसी भी ह्यूमन बॉडी ने पिछले 2 लाख सालों में इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो एंटीबॉडीज नहीं बनी थी. बट नाउ अब क्या हो रहा है, लोग को कोरोना हो रहा है, एंटीबॉडीज बॉडी खुद डेवलप कर ले रही है, ठीक है, दवाइयां आ गई हैं जो एंटीबॉडीज आप में डेवलप करने में आपकी मदद कर रही हैं. सो क्या होगा, आने वाले 4 साल 5 साल 6 साल में जेनेटिकली ह्यूमन रेस जो है वो तैयार होगा इस वायरस से लड़ने के लिए, ठीक है, चाहे दवाइयां आती या नहीं आती, ठीक है. बट जो इवोल्यूशन प्रोसेस है उसके थ्रू आपका एक हर्ड इम्यूनिटी या कम्युनिटी इम्यूनिटी बन जाती और उसके साथ ही साथ ये वायरस धीरे धीरे अपना काम करना या असर करना बंद कर देता. बट मीनवाइल जो फिट हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है. यही प्रोसेस होता है और यही पिछले कई लाख सालों से होता आ रहा है, ठीक है. एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी आर व्हाट वी आर. अब 3 ऐसे फैक्टर्स के बारे में समझते हैं व्हिच डिफरेंशिएट्स ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अदर एनिमल्स, ठीक है. सो ह्यूमन बीइंग इज एन एनिमल, राइट. सो ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स को 3 अलग अलग चीजें हैं. सबसे पहला कि जो हमारा फ्रंटल ब्रेन है या जो फ्रंट ब्रेन है ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड ब्रेन है, ठीक है, अमंग ऑल दी स्पीसीज इन वर्ल्ड. दूसरा, इवॉल्व होते होते आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधा हो गया, तो अब आप क्या है 2 पैरों पर अपनी बॉडी को बैलेंस कर पा रहे हो. और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये अंगूठा, ठेंगा, ठीक है. तो ये ठेंगा जो है ये इस तरीके से डेवलप कर पाना ताकि आप चीजों को ग्रैस्प कर पाओ, ये एक तीसरी चीज है जो आपको बाकी स्पीसीज से अलग बनाती है. ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. तो सिमिलरली आपका जो बिहेवियर है, जो ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर है वो भी कंप्लीटली वेरी करता है अदर स्पीसीज से. इसका भी कारण है, इसका कारण ये है कि जनरली ह्यूमन बॉडी का 2.35% जो है वो आपके दिमाग का वेट होता है, ठीक है. आपके कुछ दोस्त हो सकते हैं जिनका 0.25 भी ना हो, वो आप मुझे मेंशन करके बता सकते हो. बट बेसिकली जो है 2.35% ऑफ ह्यूमन बॉडी का वेट आपका जो होता है ब्रेन का होता है, जबकि एलिफेंट जो होता है उसका 0.2% होता है, ठीक है. सो सबसे ज्यादा अगर डेवलप्ड ब्रेन की हम बात करें तो वो ह्यूमन बीइंग्स का ही होता है, इसलिए आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं. और साथ ही साथ में जो ह्यूमन सेरेब्रम है, जो सामने का दिमाग वाला पार्ट है, इस हड्डी के नीचे वाला जो पार्ट है बड़ा वाला, वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड है. लॉजिकल थिंकिंग, परसेप्शन, मेमोरी, ये सारी चीजें जो है सेरेब्रम में काम करती हैं. तो ये जो है आपका ज्यादा डेवलप्ड ब्रेन है, इस कारण से आपका बिहेवियर जो है वो बाकी स्पीसीज से अलग हो जाता है. तो ये हमने समझ लिया आपका इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव कैसे हुआ. अगली चीज, हमारे बायोलॉजिकल और कल्चरल रूट्स जो है उससे भी आपका बिहेवियर में बहुत चेंजेस आते हैं. सो कई बार होता है कि जब हमें जेनेटिक हमारे अंदर क्या कमी है या कुछ जेनेटिकली प्रॉब्लम होती है उसके कारण से भी आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, या डेवलप ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं हो पाता. कल्चरली आप कौन सी एरिया में रह रहे हो, आपका क्या एनवायरनमेंट है, लोगों की सोच कैसी है, वो भी उतना ही इंपैक्ट डालती है आपके बिहेवियर में, आपके थॉट प्रोसेस में, ठीक है. अब तीसरा चीज बात करते हैं हम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर. बायोलॉजिकल बेसिस का मतलब कि ह्यूमन बॉडी से बिहेवियर का क्या रिलेशन है, ठीक है. अब इसको समझने के लिए हमें पहले एक सिंपल सी चीज समझनी पड़ेगी, अपनी बॉडी को.
तो ये जितने भी गंदे गंदे फोटो आपको दिख रहे हैं, इमेजेस दिख रही हैं, ये आप ही हो, ठीक है, बिना मेकअप के। सो अंदर से आप ऐसे दिखते हो, सबके सब ऐसे दिखते हैं, बट हम क्या करते हैं, सामने से एकदम बढ़िया लिपस्टिक लगा के और एकदम से बढ़िया हेयर स्टाइल करके निकलते हैं, तो हमें लगता है कि यार हम बहुत खूबसूरत है, सबसे अलग है, अंदर से हर कोई ऐसे ही है ना। ये हुआ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। अब बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझेंगे कि ये किस तरीके से जो है डेटा ट्रांसमिशन करता है। अगर आप कंप्यूटर वाले हो, मैं इसे थोड़ा सा कंप्यूटर से रिलेटेड करूंगा, थोड़ा सा एग्जांपल में अपन यूज करेंगे रियल लाइफ के एग्जांपल्स को, कि आपको समझने में इजी हो जाए, ठीक है। तो लास्ट तक देखते रहना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये है क्या चीज। सो स्टार्ट करेंगे हम नर्वस सिस्टम से, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है ये समझते हैं। सो दोस्तों, पूरी की पूरी जो बॉडी है वो किसी तरीके से तो कनेक्टेड है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं, पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। आपको हाथ में चोट लगी, ये आपको दर्द हो रहा है, ये सीधे सीधे इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में जाती है, ठीक है। अगर आप मान लो आपका हाथ जो है वो गलती से आग में चला गया, आप एकदम से उसको हाथ को हटा लोगे बिना कॉन्शियसली सोचे, इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। अब क्यों होता है, कैसे होता है, ये समझ लेते हैं। सो पूरी की पूरी जो बॉडी है वो नसों से घिरी हुई है, नसें जिसे हम नर्व्स बोलते हैं, ठीक, which starts from brain and it ends at every end point of your body, ठीक है। तो जो भी एंड पॉइंट है वहां पर वो नसें खत्म होती हैं। अब जो भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन से जाती है वो ट्रांसमिट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू आपकी पूरी की पूरी बॉडी पार्ट पे। अगर आपको हाथ में कुछ चुभा मान लो, तो ये क्या है, टिप है आपके नर्व्स का। ये टिप जो है एक इंफॉर्मेशन भेजेगा आपके ब्रेन में, ब्रेन जो है उसको समझ में आएगा कि इस जगह पर कुछ प्रॉब्लम है, और वो जो है वो समझ लेगा कि अच्छा यहाँ पर दर्द हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज। तो ये हमने समझा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। पूरी बॉडी जो है वो अलग अलग तारों से बंधी हुई है। अगर आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के हिसाब से समझना चाहो तो बहुत सारे तार लगे हुए हैं, पूरे बिछी हुई है। सो जब हमने नर्वस सिस्टम को समझा तो अब हम समझते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन्स से मिलकर बनता है। छोटे और बड़े न्यूरॉन्स अलग अलग शेप में होते हैं, अलग अलग साइज में होते हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे न्यूरॉन्स को मिलाकर पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम डिजाइन होता है, ठीक है। जैसे आपकी हड्डियां हैं, कुछ हड्डियां बड़ी हैं, कुछ हड्डियां छोटी हैं, सिमिलरली आपकी नसें भी होती हैं अंदर पे। अब जो एक छोटा छोटा जो पार्टिकल होता है उसके हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। सो पूरी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 1.2 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। इस चैनल पे सब्सक्राइबर लेके जाने अपने को 1.2 बिलियन, ठीक है, एक समय। सो पूरी बॉडी में 1.2 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। अब समझते हैं कि न्यूरॉन्स क्या होता है और न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। सो न्यूरॉन्स जो है, जो आप इमेज देख रहे हो, इसके 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है पूरी बॉडी में 1.2 बिलियन, अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में, अलग अलग चीजों में, बट इसकी 3 चीजें हैं जो हर जगह कॉमन है, ठीक है। अब ये 3 चीजें क्या है ये समझते हैं। सो सबसे पहली चीज जो है उसे कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है? डेंड्राइट्स आर द रिसेप्टर्स जो इंफॉर्मेशन को लेते हैं, ठीक है। तो कुछ भी होता है ना आपकी बॉडी में, तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, एक झटका लगता है। सो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक इंफॉर्मेशन भेजता है थ्रू आपके सारे नर्वस सिस्टम को, और आपके ब्रेन में जाकर वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है या उसको ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। सो ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये उस इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प करते हैं। दूसरे जो न्यूरॉन्स छोटे छोटे, पिछला जो न्यूरॉन था उससे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये जो है 2 चीजें मिल जाती हैं। डेंड्राइट जो होता है वो इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प करता है, उसके बाद उसको भेजता है सोमा में, ठीक है। सोमा क्या है? एक तरीके से समझ लो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू है आपके अंदर। सो सीपीयू में एक तरह से इंफॉर्मेशन आई, सोमा के पास आई, सोमा ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, उसको समझा कि यार ये इंफॉर्मेशन है क्या, ठीक है। और सोमा के अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है, जो उसका कोर होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो सोमा क्या करता है? उसको इंफॉर्मेशन को देखता है, समझता है, प्रोसेस करता है, अगर उसके काम की होती है तो रखता है, मतलब आपको बताता है कि हाँ जा यहाँ पे दर्द हो रहा है, ठीक है। अगर उसके काम की नहीं होती है तो वो क्या करता है? उसको आगे बढ़ा देता है। अब जैसे ही आगे बढ़ाता है तो वो पहुंचता है एक्सॉन में। एक्सॉन क्या होता है? यही होता है, छोटे छोटे इसमें भी सिग्नल्स होते हैं और ये आपके नसों की लेंथ बताती है। जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें सबसे लंबी जो है एक्सॉन लगी हुई है, और जो आपके ब्रेन्स में है बहुत छोटी छोटी एक्सॉन्स हैं, ठीक है, मिलीमीटर्स के, लेस देन मिलीमीटर साइज के आपके एक्सॉन्स हैं। सो ये लंबा कितना होगा डिपेंड करता है कि कितने एक्सॉन्स में बना हुआ है, ठीक है। बहुत सिंपल सा समझ में आ रहा है। अब ये एक्सॉन्स क्या करते हैं? जहां पर उनको सेपरेट होना होता है, जितना बड़ा उसका साइज होता है एक्सॉन का या उस लेंथ का जो होती है, उसके बाद वो सेपरेट हो जाता है और अलग अलग पार्टीशंस पे चला जाता है, अलग अलग डायरेक्शंस पे चला जाता है, ठीक है। जैसे मान लो आपने पानी की एक पाइप है, उसके नीचे आपने एक ड्यूल स्प्लिटर लगा दिया है,
ठीक है। तो पाइप से पानी आया और वो स्प्लिटर में स्प्लिट हो गया। अब उसको एक तरफ अगर आपने कूलर में डाला हुआ है और एक तरफ अगर आपने बाल्टी में डाला हुआ है तो अलग अलग जगह पे वो इन्फॉर्मेशन जा रही है या वो पानी जा रहा है। सिमिलरली ये भी क्या करता है, एक्सॉन आगे इसको स्प्लिट कर देता है अलग अलग जगह पर भेजने के लिए, और जब स्प्लिट करता है तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल कैसे ट्रांसफर होता है, सिग्नल ट्रांसफर होता है, इसके जो एंड लगा होता है, हर न्यूरॉन का जो एंड है, एक्सॉन के बाद जो आता है जो एंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल बटन्स। सो टर्मिनल बटन्स का क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन एक्सॉन जो पूरा लेकर आ रहा है लंबा सा, उसको ग्रैस्प करना और उसे ट्रांसमिट करना दूसरे न्यूरॉन पे, ठीक है। बट जो दूसरे न्यूरॉन में क्या होगा, वही सेम प्रोसेस होगा, वो रिसीव करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और उसको ट्रांसमिट कर देगा। सो रिसीव कहां से करेगा, डेंड्राइट से रिसीव करेगा अगला न्यूरॉन, ठीक है। तो अब ये जो टर्मिनल बटन है और जो डेंड्राइट है वो ऐसे फिजिकली कनेक्टेड नहीं रहते हैं, इसके बीच में एक गैप होता है, ठीक है। इसको समझेंगे अभी क्या होता है। सो ये यहां से इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है। यहां तक जो इंपल्स आया वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स था, ठीक है। अब यहां से जो टर्मिनल बटन्स का जो एंड है वहां से डेंड्राइट्स की जो स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है, इसके बीच में होता है एक छोटा सा गैप, ठीक है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और वो केमिकल सिग्नल के बाद वो आगे बढ़ता है और डेंड्राइट जो है अगला जो न्यूरॉन है वो उसको रिसीव कर लेता है, ठीक है, जैसा भी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है। तो क्या होता है कि कई बार आपको जो दर्द की आप दवाई खाते हो या दर्द की इंजेक्शंस लगवा देते हो, वो इस बीच में जो इलेक्ट्रोकेमिकल वाला जो पार्ट है ना, इसको सुन कर देता है। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है कि दर्द हो रहा है वो ट्रांसमिट नहीं हो पाता और उस कारण से आपको रिलैक्स मिलता है, ठीक है। अब ये जो गैप है आपकी टर्मिनल बटन और डेंड्राइट्स के बीच में, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक गैप, ठीक है। ये हो गया आपका सिनेप्टिक गैप। इसके बीच में जो सिनेप्टिक गैप में जो सब्सटेंस है, जो केमिकल सब्सटेंस है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो इंफॉर्मेशन आई वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल में, उसको न्यूरोट्रांसमीटर ने कन्वर्ट किया और वापस से उसको फिर आगे बढ़ा के कहां भेज दिया, डेंड्राइट्स पे भेज दिया, और वो प्रोसेस फिर चलते जाएगी, ठीक है। तो आपके ब्रेन से इंफॉर्मेशन निकली, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स के साथ निकलती गई। अगर आपका हाथ में दर्द हो रहा है तो वो पूरा जाएगा आपके स्पाइनल कॉर्ड से आगे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिट होने के बाद फिर छोटे छोटे न्यूरॉन्स से होते हुए गुजरता हुआ जाएगा और फिर बताएगा कि आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है। बट अगर मैंने इस पॉइंट पर इंफॉर्मेशन पहुंचने ही नहीं दी, जो आपका कोर है या जो आपका न्यूक्लियस है वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचने नहीं दी, उसके बीच में एक दवाई डाल दी, ठीक है, या आपने कोई दवाई खा ली जो उसके बीच में जाकर फंस गई है, तो आप क्या कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स जो हो रहा है वो ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है, एंड दैट्स व्हेन यू फील रिलैक्स, आपको दर्द कम हो जाता है। एंड ह्यूमन बॉडी इज सच कि एक बार अगर आपके कोर पे या आपके न्यूक्लियस पे या आपके सोमा पे वो इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है, धीरे धीरे बॉडी खुद ब खुद रिकवर कर लेती है और आपको वो दर्द गायब हो जाता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए कीप लर्निंग।